नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बात करेंगे कोरोना महामारी के लिए। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली के सोलन सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का आज कोरोना के कारण निधन हो गया है। दल बहादुर कोरी यूपी के चौथे विधायक हैं जिनकी मौत कोरोना से हुई है। इससे पहले औरैया से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर, लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश श्रीवास्तव, बरेली के नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार का भी कोरोना के कारण ही निधन हो चुका है। आज सुबह दल बहादुर कोरी का निधन हुआ। रायबरेली सलोन से बीजेपी के विधायक हैं ये और कोरोना से पीड़ित थे। अस्पताल में इलाज चल रहा था। 4 विधायकों का अब तक कोरोना से निधन हो चुका है। रायबरेली की सलोन सीट से विधायक दल बहादुर कोरी का आज सुबह निधन हुआ है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या केस बिगड़ गया था जिसकी वजह से निधन हुआ है? क्या बताया जा रहा है वजह? देखिए, दल बहादुर कोरी जो थे वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और उनकी उम्र तो थी और स्वास्थ्य संबंधी दूसरी समस्याएं भी थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना से संक्रमित हो गए थे उनका सीटी वैल्यू भी बहुत स्ट्रांग था और उसी के चलते वो जो रिकवर होना था वो रिकवर नहीं हो पाए और वो अपनी जो अंतिम सांसें उन्होंने आज सुबह ली। कोशिश जरूर डॉक्टरों ने की बहुत बचाने की और सुविधाएं देने की, हालांकि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उनकी इलाज में कोई कमी हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चौथे विधायक की मौत हुई है वो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक, पूर्व मंत्री और सांसद तक लिख चुके हैं अपने मुख्यमंत्री को कि इतने हालत खराब है और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो कम हैं और इनकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो एक तरीके से बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इस तरह की जो स्थिति है उसका भी नतीजा है कि इस तरह लोगों की जानें चली जा रही, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सामान्य व्यक्ति को तो इलाज मिलने में ही मुश्किल है और इलाज मिलने के बाद भी इस तरह की अगर घटनाएं हो रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। हालांकि नेहा, पिछले कुछ वक्त में उत्तर प्रदेश में हालात थोड़े सुधरे हैं, नंबर्स भी घटे हैं और उम्मीद की जा रही कम होंगे आगे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद हालात उत्तर प्रदेश में। हालांकि थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी से जंग बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में वैक्सीनेशन बड़े हथियार के रूप में सामने आया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के हालात की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, टीकाकरण में लगे किसी कर्मचारी को दूसरे काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम ने कई राज्यों के सीएम को फोन कर उन राज्यों में कोरोना का हाल जाना। मेड इन इंडिया वैक्सीन और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, इस विषय में अभी विस्तार से हमारी चर्चा हुई। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोरोना से जीतना है तो लगाओ टीका। जनवरी में जब से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, पीएम मोदी लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वो खुद टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। कल एक बार फिर कोविड की समीक्षा बैठक में उन्होंने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत टॉप केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में पीएम ने कहा, लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। लॉकडाउन होने के बावजूद लोगों को टीका लगना चाहिए। टीकाकरण में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों को किसी और कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। एक तरफ पीएम टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीकाकरण केंद्रों की हालत खस्ता है। वैक्सीन की कमी की वजह से रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वैक्सीन सेंटर पर आकर लोग लौटने को मजबूर हो रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में वैक्सीन ही बचाव है। अब 18+ को लेकर वैक्सीन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लंबी कतार है। जो 18+ के लोग हैं उनके लिए ये कतार लगी हुई है। हालांकि अभी भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई। जो स्टॉक हमने अंदर पूछा, उनके मुताबिक उनके पास आज 300 लोगों के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक आया है, जिसमें से 100 जो है वो 18+ के लिए है और बाकी जो 200 का स्टॉक है वो 45+ और दूसरे डोज के लिए।
जाहिर है सबसे बड़ी जरूरत टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने की है। बैठक में पीएम ने टीकाकरण और अगले कुछ महीनों में टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रोड मैप की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया कि राज्यों को तकरीबन 17.7 करोड़ टीके की आपूर्ति की गई है और 45 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 31% लोगों को कम से कम एक खुराक दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर कोविड के हालात की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बात की, लेकिन पीएम फोन कॉल के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया उससे कोरोना से जंग सियासी जंग में तब्दील हो सकती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। कोविड की दूसरी लहर प्रचंड होने के बाद पीएम मोदी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह पीएम पर सीधे सवाल उठाए हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से शरद कुमार जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ कुमार कुणाल हैं, वहीं मुंबई से सौरभ वक्तानिया हैं। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करते हुए, वैक्सीन की कमी और मुंबई में जिस तरीके से केसेस घटे हैं उसे लेकर अब आगे की रणनीति क्या है सरकार की? किस तरीके की तैयारी है? यही मॉडल पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू किया जाता जो इस वक्त मुंबई में देखा जा रहा है? देखिए, मुंबई की अगर जो बात करें तो नेहा, उसके अपने कुछ पहलू है। जैसे सबसे पहले हम बता दें कि टेस्टिंग अभी भी काफी कम हो रही है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए नेहा, बीएमसी कमिश्नर खुद कहते हैं कि 40 से 45 हजार की टेस्टिंग हर दिन की होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं हो पा रही है। दूसरी अगर जो बात करें तो अब थर्ड वेव के लिए पूरी तरीके से तैयार होना है और उसके लिए जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का जो काम है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, पूरे महाराष्ट्र में 150 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का जो ऑर्डर है वो दिया गया है। उसमें से 40 ऑक्सीजन प्लांट्स को बनाने का काम अभी तक शुरू भी हो चुका है। रेमडेसिविर के लिए 3 लाख रेमडेसिविर का जो है वो ऑर्डर दिया जा चुका है। अब महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कल सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को जो 12 करोड़ डोजेस चाहिए वो कोविशील्ड, बायोटेक या स्पुतनिक वो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए अब जो फॉरेन की वैक्सीन है उसे परमिशन दे देनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बाकी की जो वैक्सीन कंपनी है उन पे थोड़ा लोड कम हो जाएगा। तो इस तरह से कैसे ना कैसे ये तो एक वेव निकल जाए, लेकिन जो थर्ड वेव आ रही है उसका खतरा बना हुआ है, तो उससे किस तरीके से बचना है उसकी पूरी तैयारी पूरी जोर से चल रही है। बिल्कुल, शरद का रुख करेंगे। शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। शरद, हमने देखा है किस तरीके से लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है राजस्थान में। एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी काफी ज्यादा कवायद है, क्योंकि आपको एक पास चाहिए होगा या फिर एक ऐसी ठोस वजह जिससे आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर सके। देखिए, ये जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से लॉकडाउन तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि पहले राहुल गांधी लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, इसका नाम लॉकडाउन नहीं दिया गया था। जब राहुल गांधी ने लॉकडाउन का समर्थन किया है तो इसका नाम बदल कर लॉकडाउन कर दिया गया है और शादियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह से देखा जा सकता है कि सड़कों पर यहाँ पर पुलिस आपको दिखाई देगी, लेकिन ट्रैफिक में कमी नहीं आई है, इसलिए कि 10 मई सुबह 5 बजे से ये लॉकडाउन सख्ती से लागू होगा। और जहाँ पर जो शादियां हैं वो 31 मई तक बंद कर दी गई है। अगर किसी को शादी करना है तो घर में 11 लोगों की इजाज़त होगी, उसके लिए भी सरकार को बताना होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के लिए परमिशन की जरूरत होगी। औद्योगिक जो इकाइयां हैं वहां पर मजदूर काम करेंगे तो उनके लिए पासेस बनेंगे। इसके अलावा फल सब्जी की जो दुकानें हैं सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। तो इस तरह से एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। हालत यह है कि अस्पतालों में भी ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में कोई जगह नहीं बची है, निजी अस्पताल हाथ खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में 36% कोरोना फैल चुका है। गांव-गांव में हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही है रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसीलिए सरकार अब जागी है और गाँव में जो शादियों की वजह से हाहाकार मच रहा था उसे रोकने की कोशिश की जा रही है।
देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोग कम से कम बाहर निकलें, लेकिन इसके बावजूद कम से कम कोशिश तो की जा रही है। और वहां पर पहले लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया, अब लॉकडाउन इसे कहा जा रहा है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, दिल्ली में केसेस का कम होना कहीं ना कहीं बड़ी वजह, इसके पीछे टेस्टिंग का कम होना भी है। सरकार अब भी लीपापोती आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है। ये कवायद जो सरकार की तरफ से इन सभी चीजों को ढकने छुपाने की कोशिश होती है, इससे किसका फायदा होता है? इससे सिर्फ आंकड़ों में कमी आती है, लेकिन जमीनी हकीकत से तो हम सब वाकिफ हैं। बिल्कुल, और दिल्ली में स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा जो आपके ये संवेदनशील भी कह सकती है, अभी भी बहुत अफरा तफरी है। कल ही हमने दिखाया कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी मारामारी लगातार चल रही है, लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक राहत की बात है, आंकड़े तो जो टेस्ट है जिस तरीके से 1 लाख से ऊपर होने चाहिए थे वो तो अभी भी 1 लाख से कम हो रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% से पहली बार लगभग 10-12 दिनों में कम हुआ है। 24.6% के आसपास रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। 3 फैसले महत्वपूर्ण लिए गए हैं कल। पहला फैसला लिया गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो भी आएगा उनको 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। दूसरा जो फैसला है वो ये लिया गया है कि जो एम्बुलेंस है, जो हमने अपनी खबर दिखाई थी उसमें ये था कि एम्बुलेंस अपने मनमानी रकम वसूल रहे थे, उस पर पाबंदी लगाने के लिए रेट फिक्स किए गए हैं। और तीसरा जो है वो है कि 24 घंटे जहां पर टेस्ट सेंटर्स है वो खुले रहेंगे। एंटीजन टेस्ट आप करवा सकते हैं, अगर एंटीजन में आप पॉजिटिव पाए गए तो फिर जाकर के RT-PCR टेस्ट होगा। तो ये 3 बड़े फैसले हैं। उम्मीद ये है कि आने वाले 1 आध दिन में जो लॉकडाउन है उस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है कि उसको अगले 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी फैसले ले रही है सरकार और कोशिश कर रही है कि जो उस पर आरोप लग रहा है आंकड़ों को छुपाने का, उससे बाहर निकले, टेस्ट और बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जानकारी देते हुए किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कैसे संक्रमण पर लगाम लगाई जाए, ये सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर का जो हाल इन दिनों दिख रहा है उससे डर यही कि कहीं ये कोरोना के अड्डों में तब्दील ना हो जाए। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग एक दूसरे से बेहद करीब घंटों खड़े हो रहे हैं, कई जगहों पर धक्का मुक्की का आलम है। ऐसे में सवाल यही कि क्या टीका केंद्र अगली लहर की वजह तो नहीं बनने जा रहे। मुंबई का BKC वैक्सीनेशन सेंटर, जहां वैक्सीन लगवाने आई ये भीड़ सारे देश को डरा रही है। सवाल सीधा है, क्या वैक्सीनेशन सेंटर कोरोना विस्फोट की बड़ी वजह बनने वाले हैं? पश्चिम बंगाल का आसनसोल, जिसके ESI अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने पर हंगामा हो गया। सवाल यह है, क्या कोरोना की अगली लहर टीकाकरण केंद्रों में बद इंतजामी की वजह से आएगी? कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को वैक्सीन की ताकत का एहसास करवा दिया है। ऐसे लोग हर काम छोड़कर टीका लगवाने के मिशन में जुट गए हैं, लेकिन बदले में उन्हें निराशा हाथ लग रही है। तो क्या जिस कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, वहीं वो उसके शिकार होने वाले हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने की जल्दबाजी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, जबकि ऐसा करना उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मुंबई के दादर में भी टूटता मिला, जहां 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन देखिए, वैक्सीन लगवाने की चिंता में लोग सामाजिक दूरी का नियम कैसे भूल गए हैं। देश में वैक्सीनेशन सेंटर किस तरह से कोरोना का अड्डा बन सकते हैं, उसे महाराष्ट्र के ही बीड की तस्वीर से समझिए, जहां कोरोना का टीका लगवाने आए लोग लाठी चार्ज में फंस गए। CCTV की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस एक नौजवान को मार रही है, जिससे वैक्सीन लगवाने आए बुजुर्ग और महिलाएं सकते में आ गए। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोग सुबह से ही केंद्र पर मास्क लगाकर तो पहुंच गए, लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग गायब मिली।
लोग कोरोना के खतरे के बीच घंटों ऐसे ही एक दूसरे के करीब खड़े होने को मजबूर हैं, ताकि चाहे जैसे भी हो बस वैक्सीन लग जाए। जिस भारत में सबसे ज्यादा टीके बनते हो, दुनिया के सब नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पूरे देश में ऑक्सीजन एक तलाश की यात्रा जारी है। मरीज के तीमारदार प्लांट से लेकर सेंटर तक भटकने को मजबूर हैं। अस्पताल वाले ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। तो कैसे हल होगा ऑक्सीजन का ये संकट? ऐसे में जरूरी है कि ऑक्सीजन के लिए एक सिस्टम खड़ा हो, हर अस्पताल ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, और ये रास्ता उन्हें डीआरडीओ से सीखना होगा। श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन हासिल करने की जो जद्दोजहद चल रही है उसमें रफ्तार सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से 500 प्लांट्स का, ऑक्सीजन प्लांट्स का लक्ष्य रखा गया समूचे देश में, डीआरडीओ की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी कि जो तेजस फाइटर विमान में जो इस्तेमाल हो रहे थे उसके जरिए जो ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हुए हैं, मुश्किल से चंद दिनों का समय लगा है। मैं अगर ये समझना चाहूँ कि यहाँ ऑक्सीजन कैसे बन रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो 500 प्लांट सेटअप हो रहे हैं पीएम केयर्स फंड से, उनमें पहला प्लांट आज चालू यहाँ पर होने वाला है। इसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए ये एक कंप्रेसर है। सबसे पहले इस कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करके एयर ड्रायर में भेजा जाता है। एयर ड्रायर से ऑक्सीजन, मतलब एयर ड्रायर से एयर टैंक में जाती है। वो जो आप देख रहे हैं वो एयर टैंक है, उसमें जाती है। एयर टैंक से ऑक्सीजन से एयर उन वाले टैंक्स में जाती है जहाँ पे कि प्रेशर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी काम करती है। यहाँ पे अंदर सीव्स हैं जियोलाइट मटेरियल की, जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन बचती है। तो वो ऑक्सीजन पीछे जो इसके पीछे जो टैंक है ऑक्सीजन वाला, वो उस टैंक में चली जाती है। तो जिस टाइम पे एक टैंक से ऑक्सीजन इसमें जा रही है, उसमें उस टैंक की नाइट्रोजन खाली करी जाती है और दूसरा वाला टैंक टेक ओवर कर लेता है। इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी सीव्स है। इससे ऑक्सीजन इसमें जाना शुरू कर देती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो पेशेंट को सप्लाई करी जा सकती है डायरेक्टली। ये पाइपलाइन से, इनसे, हाँ, इन पाइपलाइन से ऑक्सीजन पेशेंट को सप्लाई करी जाएगी। और या फिर आप चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार। उस वक्त अगर आप पे पेशेंट नहीं है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। इससे लगभग जो फ्लो रेट है वो 1000 लीटर पर मिनट है। तो टिपिकली अगर एक पेशेंट को 5 लीटर पर मिनट चाहिए तो 200 पेशेंट के लिए पूरी हो जाती है। बाकी हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कई बार पेशेंट को नहीं भी चाहिए होता है। तो टोटल 1000 लीटर पर मिनट आपकी ऑक्सीजन इसी जगह पर डेवलप हो सकती है इस प्लांट के जरिए। कुल 5 आप लोगों ने टारगेट किया था दिल्ली में, और मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे बातचीत की थी और 7वां दिन मैं यहाँ पर खड़ी। हाँ श्वेता, 1 हफ्ते पहले हमने बात करी थी। प्लांट पूरा रेडी है, बस फाइनल जो लाइन कनेक्शंस वगैरह थोड़े से बचे हैं। आरएमएल में भी शुरू हो जाएगी और बाकी 3 प्लांट भी जल्दी ही विदिन अ वीक हमें उम्मीद है कि सेटअप कर लिए जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल 500 प्लांट विदिन 3 मंथ्स में भी हर महीने 1/3 प्लांट के तरह से लगते चले जाएंगे। और दिल्ली में कहाँ पर है? एम्स में है, आरएमएल में है? एम्स में है, आरएमएल में है, लेडी हार्डिंग में है, सफदरजंग में है और एम्स झज्जर में है। तो अगर हम कहते हैं कि कोरोना का वेव गुजर जाता है, उसके बावजूद अपने अस्पताल के भीतर एक इस तरह का प्लांट होना क्या फायदा देता है? देखिए, कोरोना के वेव के अलावा भी पहली बात तो दूसरी ऐसी ज़रूरतें फिर आ सकती हैं पेशेंट्स को
जबकि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कई बार जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एटलीस्ट हर अस्पताल के पास जहाँ पे लगेंगे अपने अंदर अस्पताल के अंदर कैंपस में ऑक्सीजन जनरेशन का सिस्टम है, तो वो उससे पेशेंट्स की डेथ नहीं होगी और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती रहेगी। ये क्या स्ट्रक्चर है? इससे ये पूरी पाइपलाइन है जिसके जरिए ऑक्सीजन आगे जाएगी। ये पाइपलाइन ही है। तो यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को अगर हम देखें और देखिए कितनी तेजी से ये काम चल रहा है, क्योंकि दिन रात एक करके बस सांसों की जद्दोजहद, किसी को उसका सामना न करना पड़े, देश में किसी को ऐसी तकलीफ ना हो। अदालतों की तरफ से भले ही ये बात उठ रही हो और बार बार जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी बात कर दी जाए, तो डीआरडीओ जो है वो जिस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस को हमेशा अपने अनुसंधान से, अपने रिसर्च से सपोर्ट करता है, अब देश की सेवा में इस तरीके से आप लोग लगे हैं। टारगेट हासिल करना मतलब 3 महीने आपने दिए हैं, लेकिन आप लोग कोशिश तो यही कर रहे होंगे कि आप उससे पहले, पूरी कोशिश है उससे पहले कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, आर्मी जहां उनकी ज़रूरत हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, किसी चीज़ में, वो लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। पूरा देश इस काम के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ये सब रियलिटी में देश को मिलने वाला है और मिल रहा है। लक्ष्य 10 तारीख का था, लेकिन आज ही इस ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है। ऑक्सीजन पेशेंट्स तक, क्रिटिकल पेशेंट्स तक सही समय से पहुंच जाए, उसके क्षेत्र में ये जो प्लांट है और इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, मील का पत्थर साबित होने वाले हैं कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। ऑक्सीजन से प्लांट से लेकर अस्पताल तक और घर तक ये यात्रा लाखों लाख जिंदगियों को सांस दे रही है। लेकिन ऑक्सीजन का ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया, न देखा गया। आज आपको लिए चलते हैं देश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट की चेन तक। वहां देखा जा सकता है कि चुनौती के माहौल में प्लांट में कैसे लगातार काम चल रहा है ताकि सांसें टूटने ना पाए। कोरोना की दूसरी लहर में जब उखड़ती सांसों से देश जूझ रहा है, तब इस आपदा से लड़ने की सबसे बड़ी चुनौती जहां पर आई है, उनमें से एक जगह यह है इंडियन ऑक्सीजन यानी आइनॉक्स। आइनॉक्स भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैस उत्पादक है। इसके करीब 45 प्लांट्स पूरे देश में हैं। देश के लगभग हर एक राज्य में आइनॉक्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। आज तक संवाददाता तनुश्री पांडे कोरोना के इस मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर के आइनॉक्स प्लांट पहुंची थी, ताकि आइनॉक्स की मौजूदा चुनौती देश के सामने रख सके। आइनॉक्स का दावा है कि इन दिनों आइनॉक्स अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कर रहा है। अभी हम लोग डिजाइन प्रोडक्शन से लगभग 15 to 20% ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जितने भी प्रोडक्शन पहले हम लोग का प्रोडक्शन था लॉक्स, एलएमओ, लीन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन, लेकिन पूरा प्रोडक्शन को कट करके हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। विनीत त्यागी मोदी नगर के इस आइनॉक्स प्लांट के मैनेजर हैं। मोदी नगर का ये प्लांट उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। विनीत त्यागी अपने परिवार में आई कोविड की चुनौती के बावजूद आइनॉक्स में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का जिम्मा संभाल रहे हैं। She is fighting and I know that my sister is a fighter. She will definitely come out of that situation. But lots of other families are also under crisis. I can't let them down because my family is in a panic situation this time. कोरोना काल में आइनॉक्स में काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई है, लिक्विड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टिंग करने वाले पंकज सिंह की बातों से इसका एहसास होता है। पंकज साहब कहते हैं कि कई बार वो ऐन मौकों पर ही ऑक्सीजन का ट्रक अस्पतालों तक पहुंचा सके, जिससे मरीजों की जान बची। बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसी गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ, अगर मैं 5 मिनट भी अगर लेट होता तो वहाँ पर कई लोगों की जान जा चुकी होती। ऐसा एम्स में भी हुआ कई बार, कई हॉस्पिटलों में, ऑलमोस्ट सब हॉस्पिटलों में ऐसा हो रहा है कि हम बिल्कुल एट द टाइम ऑफ मोमेंट पे पहुँचते हैं कि जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है। पंकज पिछले 1 महीने से अपने परिवार से दूर हैं।
कोरोना का संकट जब से आया है तब से पंकज ही नहीं, आइनॉक्स के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए यही स्थिति है, चाहे वो आइनॉक्स के किसी भी डिवीजन में हो। सिर्फ मोदी नगर का प्लांट ही नहीं, आइनॉक्स के सारे प्लांट्स में इसी तरह दिन रात एक एक कर इन दिनों प्रोडक्शन हो रहा है। कोविड-19 में हम दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूं। क्राइसिस फुलफिल करने के लिए हम लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं, प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए। हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, उनके रिलेटिव्स भी एक्सपायर हो चुके हैं। फिर भी ये समस्या को हम हावी नहीं होने दिया। हम लोग कुछ भी करके ये सिचुएशन को, ये ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं रोकेंगे। हम लोग ये युद्ध में हमारा नेशन के साथ है, हमारा भारतवासियों के साथ है। हम रात दिन नहीं सो करके भी, घर परिवार से नहीं मिलकर भी हम हर हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। आइनॉक्स ने हाल ही में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया है, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता को तैयार होने में कुछ साल लग जाएंगे। फिलहाल तो मौजूदा क्षमता में ही केवल इंसानी जज्बे के आधार पर देश की ऑक्सीजन जरूरत को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक वर्कर से लेकर एक ट्रक ड्राइवर तक आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट में सभी लोग 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी इंसान की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना हो पाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी लगातार कोविड ट्रीटमेंट में एक सक्सेस स्टोरी बना रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले महीनों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मात्रा में जरूरत पड़ेगी। और जो इस वक्त पे देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिकल ऑक्सीजन का, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, वो इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, केंद्रीय और राज्य सरकारों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ मोदी नगर उत्तर प्रदेश में मैं तनुश्री पांडे, आज तक के लिए। देश में इस वक्त चल रहे सबसे भयानक ऑक्सीजन संकट ने 9 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी प्लांट्स में ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी है। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में अब मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। बोकारो के प्लांट से लेकर रांची तक के ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स तक से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। झारखंड में ये बोकारो का स्टील प्लांट है, लेकिन जब देश को मेडिकल ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत आ खड़ी हुई है, तो अब ये एक तरह से मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट बन गया है। करीब 20 टन हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, बाकी 800 टन हम लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट है स्टील मेकिंग के लिए लिक्विड है, लेकिन अभी जो देश के हालात हो गए हैं, हमने अपना गैस प्रोडक्शन को कम करते हुए लिक्विड प्रोडक्शन को बूस्ट अप किया है, ताकि हम लोग जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। तो अभी आज की डेट में हम लोग जो है 20 टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है। बोकारो स्टील प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन की 2 यूनिट्स लगी हैं। एक है कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट, जो कोविड की दूसरी लहर से पहले आमतौर पर इंडस्ट्रियल जरूरत को पूरा करता था, और दूसरा है आइनॉक्स का ऑक्सीजन प्लांट। मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए अब दोनों ही प्लांट्स में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। इस वक्त दोनों प्लांट्स को मिलाकर लगभग 150 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना हो रहा है, जबकि दूसरी लहर का कहर शुरू होने से पहले यानी अप्रैल की शुरुआत में यहाँ 100 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन ही रोजाना बनती थी। इमरजेंसी में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जितना भी डिमांड आ रहा है पूरे देश से, जहाँ से डिमांड आ रहा है उसका हम जो गाड़ी जो आ रहा है उसको हम भर करके समय पर भेज दे रहे हैं। हम लोग यहाँ दिन रात लगे हुए हैं, अपना फुल 100% देते हैं। अभी जितना भी ट्रक आते हैं, जितना डिमांड होता है, हम लोग रेडी रहते हैं पहले से सब कुछ, कि जब आए उसको डिले ना हो और उसको फुल फिलअप करके भेज देते हैं। ऑक्सीजन देश मांग रहा है और हम लोग अपना जी जान लगा देंगे कि पूरे देश को ऑक्सीजन मिलता रहे, कंटिन्यूअस सप्लाई होता रहे। जहाँ जिनको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा दिया जा रहा है और हम लोग को अच्छा लग रहा है। देश में आदमी सबका जान बच जाए तो बहुत अच्छा बात है। बोकारो स्टील प्लांट में बनने वाली मेडिकल ऑक्सीजन झारखंड की अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भेजी जा रही है। झारखंड लगभग 680 टन
रोज के हिसाब से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ की खुद की ज़रूरत जो राज्य की है वो 80 टन की है और कोरोना के खिलाफ जंग में ऑक्सीजन का योगदान जो है अहम हो गया है। देश भर में देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की किस तरह से ज़रूरत है, किस तरह से दरकार है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए झारखंड आगे बढ़ा है और उन लोगों का भी काफ़ी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है जो रात दिन इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। रिफिलिंग प्लांट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक, बोकारो से लेकर रांची तक और जमशेदपुर तक, जिस तरह से यहाँ के लोग लगे हुए हैं, ऑक्सीजन इंडस्ट्री से लगे लोग जुड़े हुए हैं और काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी योगदान कम नहीं आंका जा सकता है। जिस तरह बोकारो के स्टील प्लांट में दिन रात मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जा रही है, उसी तरह रांची के इन जैसे ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर भी 24 घंटे दिन दुना रात चौगुना काम तेज कर चुके हैं। देखिए ये रिफिलिंग हो रहा है, ये सिलेंडर्स जो है ये सदर हॉस्पिटल में जाएगा। ये सारा जो है देखिए ये सदर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है 500 बेडेड कोविड हॉस्पिटल जो है वहाँ के लिए इसको फील किया जा रहा है। ये देखिए MICU में इसका इस्तेमाल होगा, उसके लिए जो है इसको फील किया जा रहा है। हम लोग 24 घंटा लगे हुए हैं। रोजा का महीना है, कोई घर नहीं जा रहा, हम लोग भी घर नहीं जा पा रहे हैं। 24 घंटा हम लोग लगे हुए हैं, किसी तरह पब्लिक का जान बच जाए। आपने रोजा रखा है? जी रोजा रखा। तो यहाँ फिर भी आप डटे हुए हैं? जी। कितने देर रहते हैं यहाँ फैक्ट्री में? यहाँ पे अभी तो 8-10 घंटा रहते। देश भर के डॉक्टर, नर्स जैसे कोरोना वॉरियर्स अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं, तो मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर उसकी रिफिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन करने वालों के सामने भी कोरोना काल से जूझने की चुनौती है। सांसों को उखड़ने से बचाने को वो अपना फर्ज मानकर चल रहे हैं। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।